दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 7.5 घंटे की मैराथन बैठक और इस मैराथन बैठक के बीच में जब भोजन का वक्त आया तो किसानों ने कहा सरकार का भोजन हम ग्रहण नहीं करेंगे। जब चाय पीने का वक्त आया तो कहा सरकार की चाय हम ग्रहण नहीं करेंगे। हमारा अपना भोजन लंगर से आएगा, हम उसी को ग्रहण करेंगे, चाय भी वहीं की पी जाएगी। और इस लंबी बैठक के बाद फिर 48 घंटे बाद दोबारा बैठक होगी, यानी 5 तारीख को दोपहर 2 बजे। निकला क्या? निकला यह कि किसानों का भरोसा सरकार पर नहीं है। निकला यह कि सरकार जिन कानूनों को किसानों के हित का बता रही है, किसान उससे अपना अहित समझता है। लेकिन सरकार कह रही है जब उसने कह दिया कि किसानों का हित होगा तो किसानों को मानना चाहिए। यानी कानून से पीछे हटने को सरकार तैयार नहीं है। और इन दो परिस्थितियों के बीच की जो सबसे मोटी लकीर है वह किसानों के लिए एक आखिरी लड़ाई का अंदेशा दे रही है। यानी किसानों का आंदोलन चलता रहेगा, यानी दिल्ली के बॉर्डर पर घेराबंदी किसानों की जारी रहेगी। यानी जिस तरीके से आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के सबसे वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने अपने पद्म सम्मान को लौटा दिया, वहां के नेता ढींडसा साहब ने अपने सम्मान को लौटा दिया। जिस तरीके से 8 तारीख से इस देश में ट्रक चक्का जाम करने वाले हैं, जिस तरीके से पंजाब से निकला हुआ हर वो शख्स जिसकी पहचान खेल के क्षेत्र में हो, सिनेमा के क्षेत्र में हो, वह आंदोलनरत होना चाह रहा है, फिलहाल शब्दों के जरिए और बाद में शायद सड़क पर नजर आए। इसके मतलब क्या है? हमें लगता है कि आज इसके उन गूढ़ अर्थों को ही समझ लीजिए और इस बात को डिकोड कर लीजिए कि आखिर सरकार अड़ी हुई क्यों है और सरकार अपने कदम पीछे क्यों नहीं खींचना चाहती है। क्या भारत के भीतर में सरकार की सोच अलग है और किसानों की सोच अलग है, या फिर जिस मॉडल को मौजूदा सरकार लेकर किसानों के लिए आने वाली है वो वाकई मॉडल सिर्फ और सिर्फ सरकार की अपनी आर्थिक परिस्थितियों को बचाने के लिए है, अपने कॉरपोरेट मित्रों के लिए है? ये एक सवाल है। और यह सवाल इसलिए क्योंकि आज जब बैठक के बाद देश के कृषि मंत्री सामने आए तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर उन्हीं बातों का जिक्र किया जिन बातों का जिक्र पहले से हो रहा था। मसलन एपीएमसी के समानांतर प्राइवेट मंडी बनेगी। जो लोग पैन कार्ड के जरिए अपने तौर पर इससे पहले कहा जा रहा था व्यापार कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो इस दिशा में सोचेंगे। जो एसडीएम कोर्ट है वह बड़ी छोटी कोर्ट है, उसके पैरेलल में कोर्ट में भी मामला चला जाए, इस बारे में भी सरकार सोचेगी। और बाकी भी अलग अलग मुद्दे, खासतौर से एमएसपी को लेकर था कि एमएसपी पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। यानी एक ऐसा जुमला इस्तेमाल सरकार की तरफ से बार बार हो रहा है जिसके शिकंजे में वो फंसना इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि अगर फंस गई तो इस देश के किसान अपनी उपज की कीमत को पा सकेगा। जो लागत लगती है और उसकी तुलना में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है वह किसान को मिल जाएगी। तो आइए जरा इन परतों को आज खोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार के सामने संकट क्या है, सरकार की मंशा क्या है और किसानों के सामने ये क्यों एक आखिरी लड़ाई के तौर पर एक ऐसे आंदोलन और संघर्ष करने की स्थिति आ गई है जहां वो देख पा रहा है अगर वो खाली हाथ अपने घर लौट गया तो फिर आने वाली पीढ़ियां मजदूर के तौर पर इस देश में रहेगी, किसानी से उसका जीवन नहीं चल पाएगा। ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमको इस बात को समझना होगा कि किसानी जीडीपी में वो योगदान चाहे उसका 14% का हो, लेकिन किसानी एक ऐसे प्रोडक्ट के तौर पर इस देश में है जो बड़ी कंपनी इसमें जुड़ गई या जिसने अपनी मोनोपोली बना ली, उसकी अपनी कंपनी के नेटवर्थ से ज्यादा बड़ा बिजनेस एक झटके में इस किसानी के प्रोडक्ट से मिल जाएगी। कौन नहीं चाहेगा इस प्रोडक्ट पर कब्जा करना? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत जो एक्सपोर्ट करता है कृषि से जुड़े प्रोडक्ट्स को, वह 6ठे नंबर पर आता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भीतर का सच यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के भीतर में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को लाना चाहती है क्योंकि यहां पर सरकार ने जिस तरीके से एग्रीकल्चर को डेवलप किया है उसमें डीजल अगर महंगा है तो खेती महंगी होगी, उसमें अगर बीज अच्छा नहीं मिल पाता है तो किसानों की मुश्किल होगी, सिंचाई व्यवस्था अगर नहीं बन पाई है तो खेती और ज्यादा महंगी होगी।
अगर किसान के खेत से ट्रैक्टर चलकर मंडी तक पहुंचता है और उस पर भी अगर टैक्स लगाने की स्थिति आ जाती है तो फिर किसानी महंगी होगी। अगर किसी भी सामान को खरीदने में जीएसटी देना पड़ता हो, चाहे वो ट्रैक्टर का चक्का हो, चाहे हल में लगा हुआ लोहा हो, उसमें भी जीएसटी देना पड़ता हो, तो फिर किसानी महंगी होगी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार भारत में लगातार अपने माल को डालने की परिस्थिति में आते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन फिर वो कौन सी स्थिति है जिसमें भारत सरकार पहली बार अपने उन्हीं कानूनों पर टिकी हुई है जो कानून जिस समुदाय पर वो लागू करना चाहती है वो कह रहा है हमारे लिए अहित की स्थिति आ जाएगी। तो जरा इसे समझने की समझिए कि भारत में रिटेल सेक्टर में तकरीबन 12,000 अरब का बिजनेस है। ये इस पे कौन कब्जा करेगा? भारत के भीतर में गोडाउन्स में माल जमा करना, यह शायद एक इतना बड़ा बिजनेस है जिसके जरिए उस प्रोडक्ट की कीमत बाजार में तय होगी, उसकी अपने तौर पर निर्णय करने की स्थिति में कौन आएगा? परतों को खोलते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि रिटेल सेक्टर के भीतर में यानी खुदरा व्यापार और एपीएमसी के पैरेलल में जब सरकार कह रही है कि प्राइवेट मंडी भी बन जाएगी, इस देश के भीतर में मंडी के भीतर आड़ती जब है तो आड़ती के पास कोई बड़ी पूंजी होती नहीं है। लेकिन जब आप इस देश में जैसे ही जिक्र करेंगे कि पूरा देश अपने आप में एक मंडी है, किसान कहीं भी जाकर कोई भी सामान बेच दे, और पहली बार सरकार को यह महसूस हो रहा है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की पूंजी आनी चाहिए और इसी दृष्टि से वो सोच रही है तभी एग्रीकल्चर डेवलप हो पाएगा। लेकिन सच क्या है? क्या सच ये नहीं है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगातार हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार आ रही है? सवाल है कि उन कंपनियों की मोनोपोली अभी तक नहीं हो पाई थी, अब सरकार के इन कानूनों के जरिए बड़े कॉरपोरेट सेक्टर या पूंजी वाले की मोनोपोली एग्रीकल्चर पर भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आइए इस सिलसिले को भी जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे बिजनेस का मॉडल क्रिएट किया गया है उसमें आईटीसी ने 22 लाख टन गेहूं पिछले ही साल खरीदा। आईटीसी एक प्राइवेट कंपनी है जो कि 75,000 करोड़ के मूल्य की एक अपनी कंपनी है। महिंद्रा ग्रुप हो, नेस्ले हो, गोदरेज हो, ये सभी तो फल फूल खरीद ही रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की एक लंबी कतार है भारत के भीतर में जो कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर एग्रीकल्चर को प्रभावित करती आई है, और यह इतनी बड़ी तादाद है कि जिससे आप इनकार, कुछ डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स ही हम आपको बतलाते हैं कि एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट अभी $38 बिलियन का है, जिसको टारगेट सरकार रखे हुए है कि 2022 तक इसको हम $60 बिलियन तक ले जाएंगे। एक्सपोर्ट कौन करेगा? जिसके पास प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट किसके पास होगा? जिसके गोडाउन में माल होगा, और उस गोडाउन से माल निकालकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की स्थिति में जो आएगा। बेचेगा कब? जब उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लाभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लाभ कब होगा? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ेगी, और उस समय वो अपने माल को जो भारत में किसानों से उसने औने पौने दाम में खरीद लिए होंगे उसको वो सेल करेगा। तो इस कानून से सरकार पीछे कैसे आएगी? क्योंकि डाटा बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि इस देश के भीतर में जब आज की स्थिति में हम आते हैं, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर, वो लगभग 19.5 लाख करोड़ का है। इसको कौन गंवाना चाहेगा? रिटेल सेक्टर हमने आपसे जिक्र किया, 12,000 अरब का ये पूरा का पूरा व्यवसाय है, और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री इसमें नहीं हुई है। फूड और ग्रोसरी के क्षेत्र में दुनिया में अगर भारत 6ठे नंबर पर है तो दुनिया की नजर भी भारत की इंडस्ट्री पर है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे। और भारत के कॉरपोरेट्स जो अपने तौर पर फेल हो गए और सरकार की पॉलिसी के तहत फेल हो गए, मार्केट इकोनॉमी के तहत फेल हो गए, और आज की स्थिति में जब उनका अपना लाभ नेगेटिव में जा रहा है, प्रोडक्शन नेगेटिव में जा रहा है, और किसानों के बल पर एग्रीकल्चर जब पॉजिटिव वे में जा रहा है, +3.4% उसका विकास दर है, और बाकी सबों से वो ज्यादा है, बाकी सबों से ज्यादा वह दुनिया में आयात कर रहा, निर्यात कर रहा है, चावल भी। तो फिर ये समझना होगा कि भारत के एग्रीकल्चर को अपने हाथ में समेटने की स्थिति में सरकार क्यों आ रही है, और अपने हाथ में समेटी हुई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का सौदा कॉरपोरेट के साथ क्यों करना चाहती है। मार्च 2020 में एक प्राइवेट कंपनी है फैक्ट करके, जो कि फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई है, उसने तकरीबन 10 लाख
प्रोडक्शन किया है, 1 मिलियन प्रोडक्शन उसका फर्टिलाइजर को लेकर है। नेस्ले जो है इसने इन्वेस्टमेंट तकरीबन 700 करोड़ रुपए का किया है, गुजरात में एक फैक्ट्री लगाई है। क्यों लगाई है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़कर। नवंबर 2019 में हल्दीराम ने भी अमेजन के साथ एक समझौता किया है। नवंबर 2019 में कोका कोला की कंपनी जो है उसने रानी फ्लोट के नाम से एक फ्रूट जूस लेकर आई है। जो इथेनॉल प्रोडक्शन इस दौर में, उसके इन्वेस्टमेंट पे प्राइवेट सेक्टर ने लगभग 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। यह इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है? और किसान जिस कर्ज में डूबा हुआ है, किसान की जो अपनी लागत लगती है उसकी भी कीमत अगर नहीं मिल पा रही और उसकी कीमत को निर्धारित करने के लिए वो अगर एमएसपी का जिक्र कर रहा है कि इस पे कम से कम ले लीजिए, तो हमें लगता है इस बात पे आज गौर करने की जरूरत है। सरकार क्यों किसानों से समूचे हक अपने हाथ में लेना चाहती है? अब इसकी दूसरी परिस्थिति में आइए कि जिस तरीके से सरकार ऑपरेशन चला रही है एग्रीकल्चर को लेकर और कानून को लेकर आई है, उसके पीछे का सच शायद गोडाउन भी है। हमको लगता है अडानी के गोडाउन्स का जिक्र कर लेना चाहिए, क्योंकि रिटेल सेक्टर में अंबानीज आएंगे और उन्होंने बड़ा समझौता कर भी लिया है। अमेजन के साथ किया है, गूगल के साथ किया है, एक बड़ा समझौता उनका अपना हो रहा है जिसमें वो रिटेल सेक्टर में बड़ी तेजी से अब एंट्री होगी, वहां पर कब्जा होगा। गोडाउन्स पे किसका कब्जा होगा? जो एफसीआई का खरीदा हुआ माल होता है, एफसीआई के खरीदे हुए माल को भी अडानी के गोडाउन में रखने की स्थिति में मौजूदा वक्त में आ चुकी है स्थिति। यह कोई छुपा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार जो भी एफसीआई के जरिए अनाज खरीदती है, वो पूरा का पूरा अनाज अडानी के गोडाउन में रहता है। और अडानी के गोडाउन की सिर्फ मध्य प्रदेश की जो कैपेसिटी है वो 3 लाख मीट्रिक टन की है। उसके अलावे आइए कि कहां कहां उनके गोडाउन्स काम कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, 5,75,000 मीट्रिक टन जो है उनके गोडाउन्स में अनाज रखा जाता है और बड़ी आधुनिकतम तरीके से उनके गोडाउन्स काम कर रहे हैं। बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन जगहों पर गोडाउन्स निर्मित किए जा रहे हैं। जमीन ले ली गई है और इसमें तकरीबन 4 लाख मीट्रिक टन अनाज रखने की व्यवस्था है। तो ये पहले 2 कानून को आप समझ गए होंगे। इसका मतलब बहुत साफ है कि एमएसपी देने की स्थिति में सरकार इसलिए नहीं है क्योंकि एमएसपी पे अगर अनाज की खरीद वो करेगी तो फिर तो अनाज वही खरीद रही है और उसको सब्सिडाइज रेट पे पीडीएस में देना है। सरकार इस दिशा में जाना चाहती है कि पीडीएस सिस्टम ना दे, वह उन हाथों में कुछ पैसा दे दे। जनधन योजना का जो खाता खुलवाया गया है उसके मातहत उनके अकाउंट में कुछ पैसा डाल दे और कहे कि आप ही अपने तौर पर खरीदिए। अब आप सोचिए, एक साथ 23 करोड़ राशन कार्ड यानी 23 करोड़ कंज्यूमर किसी एक कंपनी को अगर मिल जाए, तो अगर वह 1-1 रुपए भी कमाती है 23 करोड़ लोगों से 1-1 केजी पर, तो आप कल्पना कर पा रहे हैं क्या स्थिति होगी। क्योंकि आज की तारीख में गेहूं जो है 2 रुपए मिलता है, चावल जो है 3 रुपए। पीडीएस सिस्टम का हम जिक्र करें, वह भी सिस्टम धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा। सरकार के जहन में यह बात क्यों आ रही है? सरकार की सोच बड़ी आधुनिकतम है। सरकार सोच रही है कि जैसे शेयर मार्केट कंप्यूटर पे चलने लगा ना, पहले शेयर बाजार भी बोली लगाई जाती थी और आज की तारीख में भी मंडियों में बोली लगती है। जो आड़ती बोली लगाते हैं, किसान का माल ट्रैक्टर और ट्रक पर लदकर पहुंचता है, उस बोली के हिसाब से दे दिया जाता है। सरकार चाहती है सारी चीजें कंप्यूटराइज हो जाएं और कंप्यूटराइज होने पे जिसकी मोनोपोली उसी की रहेगी जिसके पास पूंजी होगी। उसके एजेंट जो आड़ती हैं और आड़ती के लेवल से ऊपर उठे हुए जो भी पैसे वाले हैं, अलग अलग स्टेट में इस मोनोपोली वाले शख्स के मातहत एजेंट के तौर पर खरीद करेंगे। चाहे वो बिहार में करें, चाहे वो केरल में करें, चाहे पश्चिम बंगाल में करें, चाहे पंजाब में करें या हरियाणा में करें, ये उसके एजेंट होंगे जिसकी बोली तय हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ है। सोयाबीन के मामले में यह अभी भी होता है। जो आईटीसी कंपनी है वो सोयाबीन को खरीदती है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक कंप्यूटर टाइप कियोस्क जो है किसानों को बांट दिया। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि आपको हम इसके जरिए मौसम की जानकारी देंगे और मौसम की जानकारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या कीमत है सोयाबीन की यह भी बताएंगे। उसके बाद आप दाम तय कीजिएगा। किसानों को बड़ा अच्छा लगा, हाथ में एक कंप्यूटर है और उसके बाद चीजें तय हो रही है। लगभग 38,000 कंप्यूटर इन्होंने बांटे। सोयाबीन नागपुर खासतौर से इसका एक बड़ा कहीं ग्राउंड जीरो है जहां पे ये चीजें तय होती है।
लेकिन उसके बाद इन्होंने कीमत अपने तौर पर तय करनी शुरू कर दी और दूसरी जगह पर बेचने की स्थिति सोयाबीन आई नहीं तो वो कंपनी खरीदती है अपने तौर पर। आप खुश हो जाते हैं कि आपके हाथ में कंप्यूटर है, लेकिन आय धीरे धीरे आपकी उस रूप में डेवलप नहीं हो पाई। तो जो कंपनी तय कर रही है यही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो धीरे धीरे हर दिशा में चली जाएगी, जिससे घबराहट किसानों को है। क्योंकि ईमानदारी अगर रेंगेगी, सरकार बार बार अपनी नीयत का जिक्र करती है। सवाल है कि नीयत तो इस देश के भीतर में मुनाफे से जुड़ी हुई है। मुनाफा अगर नहीं होगा तो क्या अंबानी और क्या अडानी और क्या टाटा और क्या बिरला, कोई भी इस देश में पैसा लगाएगा नहीं। पैसा तभी लगाएगा जब उसको लाभ होगा। जब लाभ होना बंद हो गया तो उसने बैंकों से कर्ज लेना शुरू किया। बैंकों को इशारा सरकार ने ही किया था कि आप इनको कर्ज दीजिए। उसके बाद इस देश के लगभग 7,000 से ज्यादा जो कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने कर्ज लिया, जो कर्ज नहीं लौटाया, वो बढ़ते लगातार जा रहा है और अब तो वो लगभग 20% तक पहुंचने की स्थिति में आ रहा है। तो फिर इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लाभ पहली ईमानदारी है, मुनाफा पहली ईमानदारी है, जिसके लिए सरकार चाहती है कि हम आश्वासन और भरोसा दें आपको लाभ होगा, लेकिन किसानों को लेकर वह कोई मुनाफे या लाभ की स्थिति से कोई समझौता नहीं करती है, कोई छूट नहीं देती है। पिछले बरस याद कीजिए, कॉर्पोरेट को उसने 1,40,000 करोड़ का टैक्स रियायत दे दी, किसानों को नहीं दिया जाता है। तो किसान के पास जो एग्रीकल्चर है वह अपने आप में, अगर उसको सबको मिला दीजिएगा, आप अगर राज्यवार बांटिएगा तो स्थिति नाजुक हो जाएगी, लेकिन अगर सबको मिला दीजिएगा तो यह इतना बड़ा प्रोडक्ट है जिसपे दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि उसका कब्जा हो जाए, क्योंकि इससे पूंजी की उगाही बड़ी सीधी होगी। लोगों को अनाज चाहिए। इस दौर में जब लॉकडाउन की स्थिति में थे, सबसे ज्यादा फूड एंड ग्रोसरी ही तो था जिसकी बिक्री सबसे ज्यादा हुई, बाकी चीजों की तो बिक्री हुई नहीं, और दुनिया भर में हुई। और दुनिया भर में भारत ने इस वक्त इसलिए चावल सबसे ज्यादा निर्यात किया है क्योंकि जो स्थिति वियतनाम की हो गई है, जो स्थिति म्यांमार की है, जो स्थिति थाईलैंड की है, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं सूखा पड़ा है, कहीं आंदोलन हो रहा है, लेकिन भारत के किसानों ने जो उपजाया उसको कीमत में बेच दिया गया। लेकिन हमको लगता है यहाँ एक स्थिति आपको और समझनी चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण डाटा है, क्योंकि भारत ने इससे पहली बार चीन ने भी चावल खरीदा है। चीन के जरिए जो उसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, हमको लगता है ये आपको इसलिए जानना चाहिए क्योंकि जो हम लोग धान खरीदते हैं 1,868 रुपये में, उस धान की स्थिति से भी सस्ते में चीन को बेचा गया है। 22 रुपये किलो चावल, जी 22 रुपये किलो चावल चीन ने भारत से खरीदा है। और भारत के भीतर में जो, अगर धान को आप एमएसपी से जोड़िएगा और 1 क्विंटल धान में से लगभग आपको मानकर चलना होगा कि 62 किलो चावल निकलता है, उसके लिहाज से अगर आप बांटिएगा तो लगभग 30 रुपये चावल पड़ता है जो आपको किसान को देना पड़ेगा। आप 22 रुपये में चीन को दे रहे हैं, इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है कि किसान ने जो उपजाया, जितना भी अनाज उपजाया है, उस अनाज की मौजूदगी सरकार के गोडाउन्स में है, तो वह उसके किसी भी हालत में बाहर से पैसा चाहती है। तो जब 22 रुपये किलो के हिसाब से चीन को वो अनाज बेच सकती है, तो फिर कॉरपोरेट को वो और सस्ते में अनाज उपलब्ध कराने की दिशा में लालच क्यों नहीं देगी? और कॉरपोरेट किसानों के ऊपर बोझ डाल के अपने अनुकूल फार्मिंग करा के, जमाखोरी करके, बाजार की कीमत अपने हिसाब से तय करके काम क्यों नहीं करेगा? वो करेगा क्योंकि प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी जो है वह पहली जरूरत है इस कैपिटलिज्म की, इस मार्केट इकोनॉमी की। अब इसके बाद दूसरा सच्चाई है, क्योंकि इस देश के भीतर में हम लोग जब सिर्फ एग्रीकल्चर को जोड़ते हैं तो एक चीज और जरा समझ लीजिए कि भारत में एग्रीकल्चर रूरल इंडिया में ही होता है। रूरल इंडिया के भीतर में जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट जो खुले हुए हैं, वह तकरीबन 66 करोड़ अकाउंट है। उस 66 करोड़ अकाउंट में जो पैसा है वह लगभग 13,500 करोड़ है। सोचिए, 66 करोड़ अकाउंट में 63,000 करोड़ पैसा, एक्यूरेसी पैसा चाहिए तो 13,572 करोड़ रुपया उनका अकाउंट है। लेकिन जब आप इसको मेट्रोपॉलिटन में आते हैं, जहां पर सारे रईस रहते हैं, तो उनके अकाउंट हैं उस 66 की तुलना में आधे, लगभग 37 करोड़ अकाउंट है मेट्रोपॉलिटन्स के। लेकिन इनका पैसा जो है, गांव में पैसा अकाउंट दुगने हैं, पैसा
1/4 की स्थिति में है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन का पैसा जो बैंकों में है वह लगभग 65,000 करोड़ का है। आप इसको इस रूप में भी समझिए कि रूरल इंडिया के लोगों का अकाउंट लगभग 66 करोड़ रुपया। उसके बाद आप अर्बन में आइए, अर्बन में लगभग 33 करोड़ अकाउंट। उसके बाद आप आइए सेमी अर्बन में, उसमें लगभग 58 करोड़ अकाउंट। तीनों अकाउंट को जब आप मिला दीजिएगा अपने तौर पर, इन तीनों के अकाउंट को मिलाने के बाद आपको जानकर हैरत होगी ये तकरीबन 65,229 करोड़ से कई गुना ज्यादा बन जाता है। ये लगभग 160 करोड़ बन जाता है। 160 करोड़ अकाउंट इस देश के भीतर में मेट्रोपॉलिटन शहर को छोड़कर है, ठीक है। और यहां पर जो इनका पैसा जमा है वो सारा पैसा रूरल इंडिया, सेमी अर्बन और अर्बन तीनों को मिला दीजिएगा तो ये 60,000 करोड़ पैसा इनका बैंकों में जमा है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन में रहने वाले लोगों का 65,000 करोड़ जमा है। इसी 65,000 करोड़ में से मेट्रोपॉलिटन में रहने वाले तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तमाम कॉरपोरेट के लोग हैं। वो अगर इतनी असमानता इस देश के भीतर में, तो जो पूंजी जिसके पास होगी उसी की मंडी होगी। आड़ती कह लीजिए, बिजनेसमैन कह लीजिए, छोटे व्यापारी कह लीजिए, बड़े व्यापारी कह लीजिए, सभी एजेंट के तौर पर उसी के लिए माल खरीदेंगे। वो माल अलग अलग राज्यों में पहुंच जाए, इसके लिए अडानी के गोडाउन्स खड़े हो गए देश के 14 राज्यों में। इन जगहों पर बहुत आधुनिकतम तरीके से माल पहुंच जाएगा। वो माल तभी निकाला जाएगा जब बाजार में उससे मुनाफा मिलना होगा। जो किसानों के साथ जो भी सौदा हुआ हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी किसानों के साथ घाटे का सौदा हुआ हो, जो भी सौदा होगा उससे जब मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तभी बात होगी। क्योंकि जो किसान जानकारी दे रहे हैं कि हमने इतने इतने पैसे में इतना इतना सामान बेचा और हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है, उसका भी डाटा हमने किसानों से पूछा कि क्या आप कुछ बतला सकते हैं कि आपने कितना दिया है। तो आपको जानकर हैरत होगी, उन्होंने बताया टमाटर हम 5 रुपए किलो दे रहे थे, जो मार्केट में लगभग मौजूदा वक्त में 35 से 40 रुपए किलो है। हम सेब 10 रुपए किलो दे रहे हैं, जो इस समय 110 रुपए किलो बिक रहा है। जो दूध है हम 20 रुपए लीटर देते हैं, जो 42 रुपए लीटर बच बिक रहा है। जो दाल है, मूंग की दाल है, वो 46 रुपए देते हैं, जो कि बाजार में 120 रुपए। यह इतना बड़ा लाभ है। इतने बड़े लाभ को अगर आधुनिकतम तरीके से कर दें और बीच का ट्रैक्टर का पैसा, ट्रक का पैसा, आड़ती का पैसा, मंडी का टैक्स, सबको अगर एक कॉरपोरेट को ही देने की स्थिति में आई तो कॉरपोरेट का नेटवर्थ कितना बढ़ जाएगा, उसका मुनाफा कितना बढ़ जाएगा, यह कल्पना के परे है। लेकिन अब सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह आ रहा है कि इस देश के भीतर में जो एफसीआई के गोडाउन्स हैं, जिसमें आज की तारीख में लगभग ये माना जाता है कि 600 लाख टन अनाज रखा जा सकता है। सरकार का अपना आइडिया यह है कि लगभग 400 लाख टन स्टॉक की जरूरत होती है। बाकी की तो जरूरत होती इसलिए नहीं है क्योंकि बाकियों की जिम्मेदारी हम क्यों लें, हम तो सिर्फ पीडीएस सिस्टम की जिम्मेदारी ले रहे हैं और पीडीएस सिस्टम के जरिए लगभग 400 लाख टन अनाज हमको रखना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि पहले स्टेज में सिर्फ पीडीएस सिस्टम को छोड़कर बाकी जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, या जो भी है, जो भी राशन दुकान से नहीं जुड़ा है, वो सोच ले उसको जो भी मिलेगा वह कॉरपोरेट द्वारा तय की गई कीमत पर मिलेगा। यानी एक तरफ वही पूंजीपति, वही पूंजी जिसके पास पैसा है, वह किसानों के साथ चीजें तय करेगी कि आप इस रूप में वहां पर कीमत हम देंगे। उसके बाद वह कंज्यूमर यानी उपभोक्ताओं को, यानी खरीदारों को कहेगी हम आपको इस रूप में अनाज इतने कीमत पे देंगे। मुनाफे का एवरेज देखिए कितना बढ़ते जा रहा है। और उसका जब हम लोगों ने औसत निकाला है, जो हमारी टीम ने एक औसत निकाला, ये आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया के बाजार में जो बार बार जिक्र होता है कि भारत के भीतर में किसानी की जितनी जमीन है उसमें उतना प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग आधुनिकतम हो नहीं पाए हैं, क्योंकि अमेरिका के बाद भारत के पास ही खेती की जमीन सबसे ज्यादा है। लेकिन जो एवरेज निकाला गया, अगर इसको कॉरपोरेट के हिस्से में दे दिया जाए तो कॉरपोरेट को झटके में, एक झटके में प्रोडक्ट पे जो लाभ होगा, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज हो। हम आपको एक जानकारी यहां पर और भी दे देते हैं। एफसीआई को कहा गया है कि वो 23 अलग अलग फसलों को खरीदेगा, उसका प्रावधान है, लेकिन वो सिर्फ चावल और गेहूं खरीदता है। बाकी चीजों का लाभ भी इसीलिए सरकार ने उनके लिए तो कोई एमएसपी तय की नहीं है, वो घाटे में रहते हैं। अब सवाल चावल गेहूं का भी आ गया। लेकिन जो हमारी टीम ने एक एनालिसिस करके बताया, बड़ा शानदार एनालिसिस है। अगर किसी खेत से कोई माल उठाता है कोई बड़ी कंपनी वाला
उसको अगर यूरोप के भीतर में 100 रुपए के माल की कीमत 125 रुपए में मिल जाती है, यानी 25 रुपए का लाभ होता है। अमेरिका में यह लाभ लगभग 22 रुपए का होता है। ऑस्ट्रेलिया में यह लाभ लगभग 18 रुपए का होता है। न्यूजीलैंड जैसी जगह में यह लाभ लगभग 21 रुपए का होता है और अफ्रीका में यह लाभ लगभग 28 रुपए का होता है। ब्राजील जैसी जगह में यह लाभ अपने तौर पर लगभग 32 रुपए का होता है। भारत में पहले दिन से यह लाभ 110 रुपए का होगा, यानी सीधे 100 का माल 210 की स्थिति में एक झटके में आ जाएगा। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यह पूरा एनालिसिस हमारी टीम ने अपने तौर पर करके बताया कि यह स्थिति है, इसका यह लाभ है। इसीलिए सरकार चाहती है कि जिनके पास यह माल आए फिर वो उस माल और उस पैसे के जरिए इस देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, इस देश में बड़े बड़े इंडस्ट्री खोल दें। हम तो कुछ भी करने को तैयार नहीं, यानी सरकार अपने तौर पर फेल है। फेल शब्द हम आज खास तौर पर इस्तेमाल इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि सरकार के भरोसे मौजूदा वक्त में अगर कोई है और कोई सोच रहा है तो उसके लिए 2-3 उदाहरण देना काफी है। मसलन इस देश के भीतर में जितनी भी कंपनियां चलती हैं जो इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है, जो एग्रीकल्चर का भी इंश्योरेंस करती है, सारी प्राइवेट कंपनियां लाभ में है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी कंपनियां घाटे में है। यह कौन सी स्थिति है? और उसका डाटा जब निकल कर आता है, खास तौर से जो 3 कंपनियां हैं भारत सरकार की, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, आपको जान के हैरत होगी कि यह किस रूप में घाटा है। 19-20 में यानी पिछले साल लगभग 14,443 करोड़ का घाटा है। 2016-17 में प्रॉफिट जो था इन 3 कंपनियों का 6,909 करोड़ का था, जो कि 2018-19 में एक साल के बाद प्रॉफिट घट के आ गया 688 करोड़, यानी 6,300 करोड़ रुपए प्रॉफिट कम हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया और प्राइवेट को लाभ क्यों हो जाता है? यह पहला हिस्सा है। दूसरी स्थिति, जो शेयर बाजार भी चलता है ना, उसमें जो सार्वजनिक उपक्रम है, पीएसयूज है, जो सरकार की चलाने की जिम्मेदारी है, अगर सरकार की उस फिलॉसफी के आगे भी आ जाएं कि अब आने वाले वक्त में एग्रीकल्चर का हम कंप्यूटराइजेशन कर देंगे, मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सरकार जिसे डुबोना चाहती है और जिसे लाभ देना चाहती है कैसे तय करती है, यह भी देख लीजिए। बीएसई के भीतर में जो मार्च की तारीख थी और आज नवंबर की तारीख में लाइए, क्योंकि अब तो दिसंबर का महीना शुरू हो गया, लेकिन इस लॉकडाउन की परिस्थिति में जो पब्लिक सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनका जो बीएसई इंडेक्स था वो 4,498 मार्च में था, 31 मार्च को था, और 30 नवंबर को तारीख जानकारी आती है कि वह 5,294 तक पहुंचा, यानी 4,498 से 5,294, यानी सिर्फ 17.5% वो ऊपर जाता है। आप कहेंगे इस दौर में तो बाकी कंपनियों की भी यही हालत थी। जी नहीं, जो सेंसेक्स था उसमें लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। ओवरऑल सेंसेक्स में 29,468 से वो 44,000 पार कर गया। जो बीएसई का मिड कैप जो प्राइवेट कंपनीज का था उसमें 60% का इजाफा हो गया, 10,559 से बढ़कर वह लगभग 16,914 पर पहुंच गया। और जो स्मॉल कैप था वह भी 9,608 से 16,875, यानी 75% का इजाफा हो गया। इसका मतलब है कि सरकार शेयर मार्केट में भी अपने जरिए चलाने वाली कंपनियों को घाटा दे रही है। अपने तौर पर उसकी स्थिति इतनी नाजुक है कि सारी कंपनियां एनसीएलटी में पहुंच जाती है। उसका डाटा भी हम बार बार आपसे जिक्र करते हैं, लेकिन डाटे की जानकारी एक आपको दे दें कि इतनी बड़ी तादाद में जो अपने आप को दिवालिया कर घोषित करके कंपनियां पहुंची हैं, जो सरकार की कंपनियां हैं, उसमें उनकी तादाद लगभग 3,000 पार है और उसमें से सिर्फ 270 कंपनियों को ही उगाही वो कर पाई है। इसके मतलब क्या है? सरकार जब कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगी तो वो एग्रीकल्चर की जिम्मेदारी भी नहीं ले रही है। इसीलिए इस सरकार को लेकर किसानों में भरोसा नहीं है और सरकार अपने तौर पर अपने कानून को छोड़ना नहीं चाहती है। होगा क्या? क्या परसों जब बैठक होगी तो चीजें सुलझ जाएंगी? जी नहीं। आंदोलन क्या और तेज होगा, आंदोलन के साथ और लोग जुड़ते चले जाएंगे, स्थितियां नाजुक होगी। हमें लगता है कि स्थिति जिस दिशा में धीरे धीरे बढ़ रही है और सरकार की अपनी ऐंठन या अपनी ताकत उसकी उसी पूंजी में है जिस पूंजी के लिए वो कानून लेकर आई है, तो वह पीछे कैसे हटेगी? रास्ता क्या है, यह सोचना इस देश के किसानों का है, इस देश के युवाओं को है और सही मायने में इस देश के नागरिकों को भी सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।